अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। आप पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर देख लीजिए। ये हमारा थर्ड लेक्चर है स्पेक्ट्रम सीरीज का, जिसमें हम सीख रहे हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बारे में। पहले और सेकंड लेक्चर में हमने सीखा पुर्तगाल का यहाँ पे आना, किस तरह वो यहाँ पे आए नया ट्रेड रूट ढूंढ के, और यहाँ पे उनके कुछ गवर्नर्स। तो अब हमें यहाँ बात करनी है फेवरेबल कंडीशन क्या थी पुर्तगाल के लिए, क्या क्या अच्छी कंडीशन थी पुर्तगाल के लिए। सबसे पहला मैंने बताया था उनकी जो नेवी थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी। उनके जो कंपिटिटर्स थे अरब, चाइनीज, मुगल्स, एट्सट्रा एट्सट्रा मान लो महमूद बिगाड़ा हम लेंगे गुजरात का, ब्राह्मणी किंगडम से यहाँ पे विजयनगर एम्पायर भी था यहाँ पे। उनके जो कंपिटिटर्स थे उनकी नेवी स्ट्रांग नहीं थी, इनकी बहुत ही अच्छी नेवी थी। ये था फेवरेबल कंडीशन। और इनकी जो नेवी थी उनमें वो कुछ खास खास शिप्स इनके थे, वो शिप्स जिनको कैनन्स लगा के थे। कैनन्स मतलब जो गन टाइप जिससे वो प्रोजेक्ट करते थे मिसाइल, ठीक है। तो इनकी नेवी के साथ साथ इनका सिक्योरिटी फोर्स, इनका मिलिट्री नेवी का भी बहुत ही स्ट्रांग था, इस तरह हमें से पता चलता है। और इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी थी। और नॉर्थ की अगर हम बात करें, इंडिया है तो नॉर्थ की बात अगर हम करें तो नॉर्थ में स्मॉलर पावर्स थे। सबसे बड़ा पावर था मुगल का, तो मुगल के साथ इन्होंने ज्यादा छेड़छाड़ी नहीं की, ठीक है। तो छोटे छोटे पावर्स थे नॉर्थ में। तो खासकर जो गुजरात में एक पावरफुल था जिनके साथ इनको थोड़ा सा टक्कर हुआ था और जिसका खौफ था वो था महमूद बिगाड़ा। महमूद बिगाड़ा जो है वो मैं आपको बताऊं, उसका दूसरा नाम था महमूद शाह फर्स्ट भी। वो एक प्रोमिनेंट, एक खूबसूरत, एक जबरदस्त सुल्तान था गुजरात सल्तनत का। लेकिन 1511 में ये खत्म हो गया। तो इनकी फेवरेबल कंडीशन ज्यादा ही बढ़ गई, क्योंकि जो बाकी आए इसके बाद वो वीक थे। और ब्राह्मणी किंगडम जो यहाँ पे थी, हो सकता था ये बहुत ही स्ट्रांग थी एक टाइम पे, लेकिन जब ये आए ये काम कर रहे थे तब ये ब्राह्मणी किंगडम स्मॉलर किंगडम में बढ़ रही थी, मतलब ब्राह्मणी किंगडम भी वीक हो रही थी। तो ये कुछ फेवरेबल कंडीशंस थे जो आपकी बुक में। ओके, अब पुर्तगाल स्टेट कैसा था, कहां कहां फैला था ये। एस्टेडो डा इंडिया, कोई बात नहीं, ये इनकी लैंग्वेज है, इसका मतलब भी यही होता है कि पुर्तगाल स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया में कहां कहां पुर्तगाल का अड्डा था, इंडिया में कहां कहां पुर्तगाल का कब्जा था। देखो, पुर्तगाल के बारे में एक अच्छी बात है जो मैंने आपको इससे पहले भी बताई। पुर्तगाल वो पहला था पावर यूरोपियन का जो आया हिंदुस्तान। मैंने बताया था पुर्तगाल आया, फिर डच आए, फिर डेनिस आए, फिर इंग्लिश आया, फिर फ्रेंच आए, ये तो मैंने आपको बताया। पुर्तगाल वो पहला था जो आया हिंदुस्तान, और पुर्तगाल ही था लास्ट टू लीव जो हिंदुस्तान से निकला। देखो, इसका अपोजिट फ्रेंच था, वो पावर जो हिंदुस्तान आखिर में आया, और फ्रेंच ही था वो कंट्री यूरोप की जो सब पहले भाग गई हिंदुस्तान से, ठीक है। अब ये कब आए थे, ये 1498 में आए थे, जब मैंने आपको बताया वास्को डी गामा की बात, वो आप देख लीजिए लेक्चर। और 1961 तक यहाँ पे रहते हैं। देखो, आजादी होने के बाद भी ये 3 जगहों पे रहते हैं, गोवा, दमन एंड दू। गोवा जो है स्टेट है, दमन यूनियन टेरिटरी और दू यूनियन टेरिटरी। ये गोवा, दमन, दू, इन पे इन्होंने कब्जा जमाया था 1961 तक, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको निकाला यहां से। मतलब यहां पे इस डेट पे आजादी के बाद भी कितने साल ये यहां पे रहते थे। अब पुर्तगाल का स्टेट कहां कहां कब्जा पुर्तगाल का, देखो पुर्तगाल का कब्जा था यहाँ पे गुजरात के नीचे भी दमन एंड दू है, वहां पे था। दमन एंड दू मैंने आपको बताया यूनियन टेरिटरी। दमन एंड दू से लेके मुंबई तक, ये है मुंबई, पूरा कब्जा था इनका। और पूरा कब्जा था, इनमें 4 इंपॉर्टेंट इनके पोर्ट्स भी थे जिनसे ये फिर ट्रेड वेड करते थे, ठीक है, जिनके जरिए। और यहाँ पे गोवा में मैंने ये मोटा वाला डॉट इसलिए रखा क्योंकि गोवा इनका मेन अड्डा था। उसके बाद मैं आपको बताऊं, गोवा से नीचे अगर हम आए, वैसे गोवा कहां पे है, कर्नाटका के साथ में गोवा एक स्टेट है। गोवा के नीचे अगर हम आए तो यहां पे है मैंगलोर। मैंगलोर जो है वो कहां है, कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में। उसके बाद मैंगलोर के नीचे अगर हम आए तो है कैननोर। देखो यहां पे कैननोर, कैननूर का आज का नाम है कैनूर, KNNUR, कनूर, ठीक है। और उसके बाद यहां पे अगर हम देखें तो है कैलीकत। देखिए कैलीकत, ठीक है, कैलीकत। कैलीकत जो आज का नाम है वो है कोझिकोडी, ठीक है, बहुत ही मुश्किल नाम है। और उसके नीचे हम जाते हैं, यहां पे और एक इनका सेंटर था जहां पे इनके पोर्ट थे, जहां पे इनका कब्जा चलता था कोस्टल एरियाज में, वो था आखिर में कोचिन। कोचिन का आज का नाम है कोची। ये जो कोचिन है, कैननूर है, ठीक है, और कैलीकत है, ये तीन कोचिन, कैननूर और कैलीकत, ये तीनों केरला में है, KERALA, केरला। ये 3 केरला में है, और ये मंगलूर कर्नाटका में है। गोवा आपको पता है वो अलग ही है, मुंबई आपको पता है वो महाराष्ट्र में है। और भी कहां का कब्जा था, और यहां पे ये तो वेस्ट साइड हुआ, ईस्ट साइड भी इनके कब्जे थे लेकिन कम थे, वेस्ट पे ज्यादा पोर्ट थे। वेस्ट पे जो ये एरिया इसको बोलते हैं मालाबर कोस्ट, ठीक है।
मालाबर कोस्ट जो था इन पे बहुत ही अच्छा कब्जा था इनका, हालांकि पूरा नहीं था लेकिन कब्जा था, और मालाबर कोस्ट से ही ज्यादातर स्पाइसेस जाते थे हिंदुस्तान से। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि स्पाइसेस खास रीजन था यहां आने का यार, वो भी एक खास रीजन था। तो स्पाइसेस वहां ले जाने के लिए वो मालाबर कोस्ट से वो लेते थे ज्यादा। और हम ईस्टर्न की बात करें तो नागापट्टनम में उनका एक सेंटर था, नागापट्टनम में, वो जो तमिलनाडु में है। और वैसे नागापट्टनम जो बुक में है स्पेक्ट्रम, वो तमिलनाडु नहीं लिखा है, वो आप देख लीजिए, गलत है वहां पे, ठीक है। और एक पोर्ट था सेंट थोमी जो है इनका एक ट्रेडिंग सेंटर था, पोर्ट था, ठीक है। जहां पे इनका फोर्ट था वहां पे इनका पोर्ट भी था। देखो, फोर्ट होता है एफ फॉर फोर्टिफिकेशन, फोर्ट, पी फॉर पोर्ट। जहां पे इनका पोर्ट था वहां पे इनका फोर्ट भी था। फोर्ट होता है बंदरगाह, मतलब अगर इतना टेरिटरी आपका गोवा कवर है तो यहां से दीवार चढ़ाओ, यहां से मिलिट्री रखो, अपनी इस टेरिटरी को हिफाजत करो। पोर्ट होता है जो पानी है वहां पे शिप्स का रहना, ठहरना। फोर्ट भी इनका काम का था क्योंकि ट्रेड करना था, और फोर्ट भी इनका काम का था क्योंकि अपनी टेरिटरी बचानी थी। तो जहां पे इनका फोर्ट होता था वहां पे इनका पोर्ट भी होता था, ठीक है। और सैंट थोपे मैंने आपको बताया चेन्नई में है, तमिलनाडु। और इनका एक पोर्ट कहां पे, हुगली में था। इन्होंने हुगली तक पहुंचे, हुगली क्या है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो ये था कि कहां कहां तक था पुर्तगाल का स्टेट, कहां कहां तक था पुर्तगाल का ताकत हिंदुस्तान में, वो हमने इस टॉपिक में देखा। और भी एक क्या इनका रोल क्या था। देखो, इसको हम बोलते हैं नीचे वाले पोर्शन को दक्कन, इसको हम साउथ भी बोलते हैं, इसको हम दक्कन भी बोलते हैं। तो ये जो दक्कन वाला पोर्शन है वहां पे इनका रोल क्या था, ये दक्कन के साथ खूब ट्रीटीज करते थे, क्योंकि दक्कन में छोटे छोटे बहुत एम्पायर्स थे, उनके साथ ट्रीटीज करते थे, ठीक है, ओके। और विजयनगर एम्पायर जो है, विजयनगर एम्पायर यहां से है, और दक्कन सल्तनत और दक्कन के कुछ सुल्तान थे, आपस में जो लड़ाई होती थी तो ये जबरदस्त रोल निभाते थे, अपना फायदा ढूंढते थे, बस रोल ये निभाते थे, लेकिन सिर्फ अपना फायदा ढूंढ के। और जब दक्कन या मुगल्स के साथ, दक्कन को मुगल्स के साथ लड़ाई होती थी, दक्कन मतलब साउथ, और मुगल्स दिल्ली में, उनको आपस में अगर लड़ाई होती थी तो ये अपना रोल निभाते थे, अपना फायदा निकालते थे। मुगल्स या मराठास, देखो खासकर मुगल्स और मराठास को बहुत लड़ाई होती थी, मुगल्स यहां से और मराठास भी इस एरिया में थे, और मुगल्स और मराठास जो बहुत ही खतरनाक पावर्स थे उनमें भी जब लड़ाई हुई थी तो ये अपना रोल करता था ताकि अपने इसको फायदे का रोल निभाता था, बस और कुछ नहीं, ठीक है, ओके। चलो, अब पुर्तगाल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, हिंदुस्तान में पुर्तगाल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलता था, यहां पे उनका ऑफिसर कौन था, उनका आदमी कौन था, उनका हेड कौन था, उनका पीएम था, सीएम था, कौन था, उनका वाइसराय या गवर्नर होता था। यहां पे मैंने आपको बताया बुक लिखती है एक जगह वाइसराय इस टॉपिक पे, और पिछले वाले टॉपिक पे जब ये बोलती है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहले आया, तब ये बोलता है वहां पे गवर्नर। तो मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया कि कहीं कहीं गवर्नर लिखा है, कहीं कहीं वाइसराय लिखा है, लेकिन एक ही पोस्ट था। अब आप वाइसराय और गवर्नर लिख सकते हो क्योंकि कहीं कहीं बुक में गवर्नर लिखा है, कहीं कहीं बुक में वाइसराय लिखा है, मैंने यहां पे दोनों दिए। गवर्नर या वाइसराय को यहां पे हेड रखते थे 3 साल के लिए, मैंने आपको बताया था इसलिए पहले भी कि वो चला नहीं 3 साल का सिस्टम, और उसके साथ एक सेक्रेटरी रखते थे। सेक्रेटरी फिर आखिर वो ज्यादा देर तक टिका नहीं, फिर लेटर पीरियड में सेक्रेटरी को छोड़ के काउंसिल दिया गया, एक काउंसिल दिया इसको, कुछ बुक्स लिखती है 7 मेंबर का काउंसिल दिया इसको, किसको, गवर्नर को, ठीक है। एक पोस्ट था यह था। दूसरा पोस्ट जो था वो था विडर डा फजेंडा, ये बहुत ही मुश्किल नाम लगता है, विडर डा फजेंडा, ये जो पोस्ट है भाई, पोस्ट का नाम है, आदमी का नाम नहीं है, विडर डा फजेंडा। जैसे यहां पे प्राइम मिनिस्टर पोस्ट का नाम है, आदमी का नाम है मोदी, ऐसे ही विडर डा फजेंडा ये जो पोस्ट था ना, इसका क्या काम था, इसका काम था रेवेन्यूज के रिलेटेड, कार्गोज के रिलेटेड, फ्लीट के रिलेटेड। रेवेन्यूज होता है टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है, इसका काम था ये। कार्गोज होता है कि जब शिप आती है, शिप में जो सामान आता है, जो भी सामान हो, चाहे वो तबक्को हो, चाहे वो स्पाइसेस हो, चाहे वो इंडिगो हो, चाहे वो जूट हो, चाहे वो कॉटन हो, सब सामान को एक ही नाम देते हैं। जो शिप में आता है उसको बोलते हैं कार्गोज। कार्गोज होता है गुड्स। और फ्लीट होता है ग्रुप ऑफ शिप्स जो टुगेदर एक साथ सेल करते हैं, और सेम एक्टिविटी होती है उनकी, सेम काम होता है ट्रेड करने का, और सेम ओनर होता है उनका, उसको हम फ्लीट बोलते हैं। तो ये सारा काम इसको दिया गया कि ये चेक करना, ये चेक करना, ये चेक करना। उसके बाद मैं आपको बताऊं, चाइना तक इनके कुछ ठिकाने थे, तो अफ्रीका से लेके चाइना तक इन्होंने अपने ठिकाने बना के रखे थे, और जो इन्होंने फोर्टेसेस उनके वहां पे बना के रखे थे, मतलब फोर्टिफिकेशन की थी जगह, उनको फोर्ट्स बना के रखे, फोर्ट जो बना के रखे थे वो वहां पे हेड रखते थे, यहां पे भी हेड रखते थे,
यहाँ पे फोर्ट बनाया हेड, यहाँ पे फोर्ट बनाया हेड, यहाँ पे फोर्ट बनाया, यहाँ पे फोर्ट, चाइना में फोर्ट बनाया हेड, यहाँ पे फोर्ट बनाया हेड। फोर्ट्स पे जो हेड रखते थे, हेड का नाम था कैप्टन, और कैप्टन के अंदर जो इंसान काम करता था, उस इंसान का नाम देते थे फैक्टर्स। और इन फैक्टर्स के पावर जो है ना, वो कभी इंक्रीज होते थे, कभी इनके पावर डिक्रीज होते थे। डिपेंड करता था उनकी कम्युनिकेशन कितनी मुश्किलात से वो गुजरते हैं। अगर डिफिकल्ट कम्युनिकेशन है, उनके पावर ज्यादा है। अगर कम कम्युनिकेशन के हिसाब से, शिप्स का कम्युनिकेशन के हिसाब से, उधर उधर जाने के हिसाब से इनके पावर कम ज्यादा करते होते थे, जो कि बहुत ही ज्यादा मिसयूज करते थे। पर्सनल बेनिफिट के लिए ये पावर ज्यादा इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब वैसे इसमें कुछ रहा नहीं। ठीक।